तो मित्रों, हम लोग देख रहे हैं 2021 जून वीक 4 22 से 30 जून में पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन में एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या दिखी। इससे पहले सेशन में हमने देखा था इकोनॉमी, अब यहाँ पर देखते हैं पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। वैक्सीन कंपल्जन, ये मामला कुछ ऐसा है कि इंडियन एयरफोर्स में, अब जानते नीचे सिपाही होते, कॉर्पोरल और फिर सार्जेंट, वो पूरी हायरार्की क्या होती है वो देख लेना आप। तो ये कॉर्पोरल ने वैक्सीनेशन कैंप चल रहा था, उसने मना कर दिया कि मैं वैक्सीन नहीं लूँगा, कोरोना का टीकाकरण मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे कौन सी चिकित्सा करवानी है उसका मौलिक अधिकार मुझे संविधान ने दिया है। वो जो है राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही राइट टू लाइफ में राइट टू डिसाइड योर ओन मेडिकल थेरेपी, आयुर्वेद लेना है, एलोपैथिक लेना है, मुझे आयुर्वेद में यकीन है। और मैंने ऐसे न्यूज़ देखे हैं कि जहाँ पर लोग कोरोना वैक्सीन लेकर भी मर जाते हैं, उनको कोरोना हो जाता है, तो मैं नहीं लूँगा। अभी ये कॉर्पोरल को उसके कमांडिंग ऑफिसर ने एक लेटर नोटिस भेजा कि क्यों तुमको जॉब से टर्मिनेट न कर दिया जाए, क्योंकि तुम वैक्सीन नहीं ले रहे। एक तो आप वैक्सीन नहीं लेके बाकी जितने भी एयरमैन और ऑफिसर्स हैं उनकी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, और आप अपने कमांडिंग ऑफिसर के आदेश की अवमानना कर रहे हैं। यू आर शोइंग इनसबॉर्डिनेशन बाय रिफ्यूजिंग टू टेक द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे। अब ये कॉर्पोरल ने गुजरात हाई कोर्ट में इसके लिए अर्जी डाली है, तो ये मामला अभी चल रहा है। ऐसा एक पैरेलल केस मद्रास हाई कोर्ट में भी चल रहा है। वहाँ मद्रास हाई कोर्ट ने खुद ये कहा कि इट इज़ डाउटफुल, ये संदेहजनक है कि जब सभी लोग कोरोना से बीमार हो जाएंगे, ऐसा जोखिम है, तो क्या कोई एक आदमी मना कर सकता है कि मैं वैक्सीन नहीं लूँगा, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो एंडेजरिंग द लाइफ ऑफ अदर पीपल। तो अब आने वाले समय में देखना होगा ये गुजरात हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट में क्या जजमेंट आते हैं वैक्सीन कंपल्सन के बारे में। उसके बाद राइट्स इशू में LGBT पेरेंटहुड, समलैंगिक लोग, वैसे IPC सेक्शन 377 में पहले समलैंगिक चीज़ें गैर कानूनी थी, लेकिन अब आपसी सहमति से कंसेंशुअल तरीके से जो रिलेशन बनाए जाए तो गैर कानूनी नहीं है, ये भारत की बात। लेकिन अभी भी क्या LGBT है और राइट टू गेट मैरिड और वो सब चीज़ें, तो उसमें सब विवाद हैं। फ्रांस की लोकसभा ने, उनका लोअर हाउस, उन्होंने ऐसा कानून पास किया है कि लेस्बियंस कैन ऑल्सो एक्सेस IVF, वो सब सरोगसी और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह से बच्चे पैदा करवाना, एंड सिंगल वीमेन कैन ऑल्सो एक्सेस इट, जिन्होंने शादी नहीं की ऐसी एकल महिलाएं भी ऐसी सब कृत्रिम गर्भाधान की जुड़ी स्वास्थ्य चिकित्साओं को इस्तेमाल कर सकते। उसमें जो भी रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरना होगा या वो सब डॉक्टर के नियम होंगे, वो इन सब को भी अलाउ किया है। ऐसा कानून बन रहा है, तो इसमें हमें जानने लायक क्या है, वो सब सोचने के मुद्दे। ये एक डिबेट चलती है कि जो समलैंगिक कपल है तो युगल है, तो उनके जो बच्चे होंगे तो फिर उनके प्रॉपर्टी राइट्स और वो सारी चीज़ें, हाउ डज़ दैट रिफ्लेक्ट इन द पर्सनल लॉज, ये मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, विरासत के बारे में। तो भारत में ये सब चीज़ की अनुमति क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए वगैरह। खैर, मेंस में तो पूछे थोड़ा कम ही लगता है, इंटरव्यू के लिए थोड़ा सोच विचार आपने करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 370 हटाने के बाद वो जम्मू कश्मीर को जो अलग खास श्रेणी दी गई थी वो सब चली गई। अभी वहाँ पर जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर अब दिल्ली पुडुचेरी की तरह एक यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर लेजिस्लेचर होगा, विधानसभा के साथ वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहाँ विधानसभा टाइप के चुनाव करवाने होंगे, लेकिन वो चुनाव कराएंगे तो कौन से ज़िले या इलाके की क्या सीट या सीमांकन होगा, उसे हम कहते हैं डिलिमिटेशन। अब पहले जब वो एक ख़ास तरीके का राज्य था अंडर आर्टिकल 370, तब उनकी स्टेट डिसाइड करती होगी कि डिलिमिटेशन कमीशन बनाना है नहीं बनाना है। फिर अब तो वो सब हटा दिया है, तो वापस से सीमांकन करना है। उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट वांट्स अ डिलिमिटेशन एक्सरसाइज बिफोर द स्टेट विधानसभा इलेक्शन। तो 2020 में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई का आयोग बना है, जो बाद में रिपोर्ट देगा। कुछ कॉलम चलते रहते हैं, तो ये आयोग किसके लिए है, डिलिमिटेशन इन जम्मू कश्मीर। जस्टिस जी रोहिणी का कमीशन किसके लिए है, तो वो है OBC सब कैटेगराइजेशन, OBC में उपवर्गीकरण। तो ऐसे जो बड़े बड़े जस्टिस और उनके कमीशन थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए MCQ के लिए। यूनियन टेरिटरी का ही नाम लिया है तो लक्षद्वीप, उसके प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, प्रफुल्ल पटेल। वो पहले भी चर्चा में थे कि लिकर प्रोहिबिशन हटाएंगे नहीं हटाएंगे, और ये सब
मीट कत्ल गाय भैंस का कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके कुछ वो नियम बना रहे थे। तो वो क्या मुद्दे थे वो तो पिछले महीनों की एक्सेल फाइल में आप देख लेना। ये एक ही एक्सेल फाइल है, आप मेरी वेबसाइट mrunal.org/current पे मिल जाएगी। देखिए अभी ये देख सकते हैं 2021 जून, तो उससे पहले भी सब है, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, वो सब कवर किया है हमने। आते प्रफुल्ल पटेल के नए डिसीजन जो कंट्रोवर्सी में है। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन होता है, दोपहर को खाना मुफ्त में मिले, उसमें मीट और चिकन नहीं मिलेगा, मतलब पहले मिलता था अब नहीं मिलेगा। और दूसरा, सरकार द्वारा कुछ डेयरी फार्म चलाए जा रहे थे, मतलब सरकारी गौशाला चलाते हों और वहाँ से दूध निकले और वो सब डेयरी इंडस्ट्री चले, लेकिन उसको उन्होंने बंद करवा दिया। कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसा इसलिए किया ताकि अमूल इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सके, वहाँ अपने मिल्क प्रोडक्ट बेच सके वगैरह। खैर अब वो मामला केरला हाई कोर्ट में गया है और वहाँ पर सब चल रहा है। एग्जीक्यूटिव में एनिवर्सरी ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन, ये जून महीने में 1975 में इमरजेंसी आपातकाल घोषित किया गया था। खैर वो पूरा मुद्दा क्या है वो देख लेना आप लक्ष्मीकांत की किताब से। कुल मिलाकर ये बात थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में कुछ धांधली की है तो उसे रद्द किया जाए, और फिर इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट को साथ में लिए प्रेसिडेंट से जारी करवा दिया कि नेशनल इमरजेंसी। वो सब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया वगैरह में और पढ़ लेना। प्राइम मिनिस्टर का ही नाम लिया इंदिरा गांधी, तो एक और प्राइम मिनिस्टर है नरसिम्हा राव, पामुलापर्ती वेंकटा नरसिम्हा राव। उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है। 10वें भारत के वो प्राइम मिनिस्टर थे। कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कहते हैं कि नरसिम्हा राव वॉज द फर्स्ट एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बीच में एक किताब आई थी संजया बारू की, वो संजय बारू की किताब में ये लिखा था कि मनमोहन सिंह वॉज द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मतलब सोनिया गांधी की जगह मतलब दिखावा करने के लिए बनाया गया वगैरह। खैर, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर सबसे पहला नरसिम्हा राव थे, क्योंकि बाकी जो जितने भी लोग थे ND तिवारी, अर्जुन सिंह, शरद पवार, उनको भी प्राइम मिनिस्टर बनना था, लेकिन आपस में लड़ाई के चक्कर में अल्टीमेटली राव बिकेम द PM। खैर, प्राइम मिनिस्टर राव हमारे लिए कहाँ काम के हैं। आज़ादी के बाद का भारत और उसमें भी 1991 के रिफॉर्म, उसके बाद अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी, इजराइल और ये न्यूक्लियर वगैरह, तो राव का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान है। एक बात हुई। दूसरा, एथिक्स पेपर 4 में नरसिम्हा राव, उनके कुछ तरीके वो भी मतलब तांत्रिक वो कुछ थे, चंद्र स्वामी वगैरह के साथ क्या, तो थोड़ा बहुत जानने लायक। बहुत टाइम पहले मैंने YouTube पे वीडियो बनाया था। कुल मिलाकर आप चैनल पे जाओ और सर्च बटन में डाल दो राव, आपको 3 वीडियो मिलेंगे मेरे ख्याल से, वो देख लेना आराम से मेंस के लिए, पेपर 1 और पेपर 4 एथिक्स के लिए। एग्जीक्यूटिव में मेंस पेपर 2 कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन। नेपाल में एक लीडर है पुष्प कमल प्रचंड दाहाल, दमाल नहीं दाहाल नाम है उसका, दमाल तो मैं कहता हूँ ताकि उस बहाने लोग को मज़ा आए और पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगे। खैर, तो एक ज़माने में नेपाल में मोनार्की थी, मतलब राजतंत्र या राजाशाही थी। राजाशाही को हटाकर ये गणतंत्र रिपब्लिक बनाने के लिए एक माओवादी मुहिम चली, माओइस्ट इंसर्जेंसी। तो उसके ये नेता थे पुष्प कमल। तो मतलब वो तो राजाशाही को काफ़ी नफरत करते होंगे, तभी तो माओइस्ट इंसर्जेंसी शुरू की। लेकिन अभी जो नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और टर्मोइल चल रही है, तो इन्हीं ने एक बयान दिया है, नेपाल्स इमेज वॉज बेटर अंडर मोनार्की। जब राजतंत्र या राजाशाही थी तो दुनिया में नेपाल की छवि बेहतर थी। आजकल मतलब लोकतंत्र बन गया है और इतनी धांधली चल रही है, 2 कौड़ी के विदेशी पत्रकार नेपाल के ये सब मजाक और क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। तो कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन में सोचिए आप कि डेमोक्रेसी भारत में सक्सेसफुल रही तो नेपाल में क्यों नहीं रही, या क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी हर जगह सक्सेस नहीं रह सकती? और यही सारे प्रश्न इंटरव्यू के लिए भी आप सोचिए। नेपाल से थोड़ा नक्शे में करीब एक जगह है जम्मू कश्मीर, तो आर्टिकल 370 एक और मुद्दा चल रहा है, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डेक्लरेशन यानी PAGD। कुल मिलाकर ये सब कश्मीरी नेता वो सब की वो आर्टिकल 370 को वापस लाया जाए और जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य बनाया जाए, केंद्र शासित प्रदेश न हो वगैरह।
वो सब उनकी डिमांड है और प्राइम मिनिस्टर को वो मिले। गुपकार गैंग प्रधानमंत्री को मिलने गई। ये गैंग शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया, अमित शाह अपनी चुनावी रैली में गुपकार गैंग ऐसा ही बोलते हैं। तो जब सरकार ही सोचती है कि ये गैंग है और ये एक अलायंस नहीं है, देन व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम कि क्या इसमें पॉजिटिव डिसीजन या कंसेंसस निकल के आने वाला है। खैर, ऐसा ही दूसरा कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है वेस्ट बंगाल से अलग अलग छोटे राज्य बनाने की मांग, जंगल महाल और ग्रेटर कूच बिहार और कमतापुर और गोरखालैंड वगैरह वगैरह। पश्चिम बंगाल का बंटवारा करके छोटे छोटे राज्य बनाने की मांग हो रही है। खैर, तो क्या ये सही होगा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कि ऐसा करेंगे और उत्तराखंड की तरह राजनीतिक अस्थिरता की 2 हफ्ते में नया नया चीफ मिनिस्टर आता रहे। सो डू यू थिंक स्मॉल साइज स्टेट्स आर बेटर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन? छोटे आकार के राज्य सुशासन के लिए उपयुक्त हैं? आप सोचिए किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। ऐसे ही सब स्टेट्स, तो अपना आर्टिकल 1 में क्या लिखा है संविधान में, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर की जो केंद्र में सरकार बैठी है उसे हम क्या कहें, यूनियन गवर्नमेंट कहें? क्या हम प्रधानमंत्री की सरकार को हम क्या कहें, संघीय सरकार कहें या सेंट्रल गवर्नमेंट कहें, केंद्र सरकार कहें? इस पर तमिलनाडु में ये डीएमके पार्टी और वहाँ की लोकल बीजेपी के बीच कुछ तू मैं टकराव चल रही है। सो वेदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो सब मतलब पैरेंटिसिज्म, बुद्धिमत्ता और अपनी पांडित्य दिखाने की शैडो बॉक्सिंग छाया के साथ मुक्केबाजी चल रही है, असल में कुछ खास काम का नहीं। पॉलिटिकल साइंस किया हो, इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो फिर सोचना चाहिए। जज रिक्यूज़ल मतलब जज खुद कह दे कि ये वाला मामले की सुनवाई मैं नहीं करूँगा। ऐसा कब करना चाहिए उन्होंने? मान ली उन्हीं के रिश्तेदार का केस आ जाए या ऐसी कंपनी का केस आए जहाँ जज साहब ने खुद कुछ शेयर खरीद के रखें या उनके बीवी बच्चों ने कुछ शेयर खरीद के रखें, तो निष्पक्ष रूप से वो फैसला दें तो भी आलोचक बोलेंगे कि नहीं कुछ धांधली हुई है। सो जज शुड रिक्यूज़ हिमसेल्फ, तो वो होता है जज रिक्यूज़ल। जुडिशरी में ही PIL, लिकर प्रोहिबिशन एंड प्राइवेसी। गुजरात, बिहार, ये सब जगह आप जानते हैं मद्य निषेध, मदिरा निषेध, शराबबंदी है। अब गुजरात हाई कोर्ट में ऐसी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जनहित याचिका हुई है कि राइट टू लाइफ के साथ जुड़ा है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। और राइट टू प्राइवेसी में आता है राइट टू कंज्यूम फूड एज पर योर चॉइस बिहाइंड योर क्लोज डोर्स। निजता का अधिकार या गोपनीयता, तो आप घर में क्या खाते हैं, मांस मच्छी खाते हैं या वेजिटेरियन खाते हैं, उसका भी आपको छूट है। तो लिकर प्रोहिबिशन वो गलत है क्योंकि आप अपने घर में शराब पिए तो उसकी भी छूट है। ऐसा होना चाहिए, मतलब गुजरात से ये दारूबंदी शराबबंदी का कानून हटा दिया जाए, ऐसा गुजरात हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। तो एडवोकेट जनरल, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से वो अपनी दलील पेश करेंगे, तो आप सोचिए ये क्या दोनों मतलब लॉजिकली सेट हो रहा है कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, राइट टू ड्रिंक लिकर, ये क्या सब एक लाइन में हम इन सबको रख सकते हैं? नहीं रख सकते भाई। राइट टू ईट नॉन वेज फूड इज़ नॉट सेम एज राइट टू कंज्यूम लिकर, क्योंकि शराब से शरीर को, दिमाग को नुकसान होता है। आपको नॉन वेज खाने से भी नुकसान हो सकता है, ओबिसिटी एंड अदर प्रॉब्लम्स। लेकिन ड्रंकार्ड मैन ऑल्सो एंगेज इन डोमेस्टिक वायलेंस। शराब पीकर घर में बहू बेटियों के साथ मारपीट करना, कल उठ के कोई ये भी बोलेगा कि मैं अपने घर में नारकोटिक ड्रग्स लूँ तो वो भी राइट टू प्राइवेसी में मुझे मतलब अलाउ किया जाए। कैन दैट बी अलाउड? नॉट पॉसिबल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा है कि ऐसे सब इंटॉक्सिकेंट लिकर एंड ड्रग्स उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। और जब हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ प्राइवेसी, सो इट इज़ नॉट अ बुल इन द चाइना शॉप। चाइना शॉप मतलब चीन की दुकान, ऐसा नहीं। चाइना शॉप मतलब वो चीनी मिट्टी के जो बर्तन, चाय पीने की प्याली वगैरह होते हैं, ऐसी दुकान में आप सांड को छोड़ दो तो क्या होगा? सांड सब चीज़ को तहस नहस करेगा और सिर्फ सांड ही बचेगा दुकान में। तो क्या राइट टू प्राइवेसी ऐसा कोई सांड है कि वो आएगा तो बाकी सब चीज़ें लिकर बिकर वो सब, मतलब दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो सब तू तहस महस, और राइट टू प्राइवेसी वो सांड है, वही सबसे मेन चीज़ है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। राइट टू प्राइवेसी ऑल्सो सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डिपेंडिंग ऑन सोशल एनवायरनमेंट, मॉरल बैकग्राउंड, पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये सब देखते हुए मतलब शराबबंदी नहीं हटा सकते। तो गौर कीजिए ये सब मेंस एग्ज़ाम के लिए, इंटरव्यू के लिए। जुडिशरी में एक क्लास एक्शन सूट,
या रिप्रेजेंटेटिव लिटिगेशन, मतलब एक ही प्रकार की नाइंसाफ़ी हुई हो ऐसे बहुत सारे लोग मिलकर कुछ केस दायर करें। जैसे मान लीजिए वॉलमार्ट कंपनी में पता चला कि जो महिला कर्मी हैं उनको जॉब प्रमोशन उतने फास्ट नहीं दिए जाते जितने पुरुषों को दिए जाते, तो सारी महिलाओं ने मिलकर केस किया। कुछ ऐसी पेस्टिसाइड जंतुनाशक दवा बनाने की फैक्ट्री हो, आप बाजू में रहते हैं और उन सभी लोगों को कैंसर हो रहा है, तो सभी कैंसर पीड़ित जाके फरियाद करें, तो ये होता है क्लास एक्शन सूट। अमेरिका में ये ज़्यादा प्रचलित है। वो इसलिए प्रचलित है क्योंकि वहाँ पर वकील पीड़ितों से मुआवजे में हिस्सेदारी मांग सकता है। मतलब दे विल साइन अ कंटिजेंसी फी और प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट कि आपको 1 बिलियन या 1 मिलियन मुआवजा मिला है तो इसमें मेरा 50% या 40% होगा। भारत में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसा नहीं अलाउ करती। बार काउंसिल ऑफ इंडिया डज नॉट अलाउ इंडियन लॉयर्स टू साइन समथिंग कि मुआवजे में आप परसेंटेज मेरी हिस्सेदारी होगी, ऐसा नहीं मांग सकते। फीस मांग सकता है, हिस्सेदारी नहीं मांग सकता। इसलिए क्योंकि ऐसे केस आप समझते हैं सालों साल चलेंगे, तो लॉयर्स को फिर दिलचस्पी नहीं रहती कि पैसा हमें कम मिलेगा, और ज़्यादातर विक्टिम गरीब हो रहते हैं तो वो सालों साल तक पैसा लॉयर को दे नहीं सकते। एक ज़माने में ऐसा कोई क्लास एक्शन सूट हुआ था, हाँ 1984 में भोपाल गैस लीक के बाद भारत सरकार ने विक्टिम्स के प्रतिनिधि के रूप में यूनियन कार्बाइड कंपनी के सामने केस किया था। खैर उसमें मतलब पैसा जो मिला कम ही मिला, और अभी तक वो सब लोग बीमारी हैं और कोई बेहतर काम हुआ नहीं वगैरह। आगे बढ़ते हैं जुडिशरी में मीडिया ट्रायल्स। ये असल में चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना का बयान है। वैसे तो हमें संविधान में और ये सब चुनाव क्या होता है, हर 5 साल पर हम अपना शासक बदल सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि 5 साल तक अगर कुछ तानाशाही चल रही है, टिरनी इज़ गोइंग ऑन डे टू डे पॉलिटिकल डिस्कोर्स, तो क्या ये मान लिया जाए कि 5 साल तक आप चुपचाप सहन करें और कुछ ना बोले? भाई ऐसा तो संविधान में नहीं है। सो क्रिटिसिज्म, प्रोटेस्ट, ये सब इंटीग्रल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये सब आप कर सकते हैं। 5 साल तक चुप रहना ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप बीच में भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अब ऐसे आंदोलन आप जानते हैं सोशल मीडिया में भी चलते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में जो चलता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया में चंद नाखुश लोग सरकार के खिलाफ जो शोरगुल कर रहे हैं तो बहुमत में भारत के सभी लोग उन चंद लोगों की बातों से सहमत हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब जो जज बैठे हैं तो जज तो सोशल मीडिया में क्या चल रहा है वगैरह पर ध्यान नहीं देते होंगे, या उनका ध्यान जाता होगा। तो चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना का ये कहना है कि जज ने वो सब ठीक है उनकी नज़र में आए, वैसा तो नहीं कि कान बंद रख सकते हैं कि क्या चल रहा है न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में, बट दे नीड टू सेपरेट फैक्ट फ्रॉम नॉइज, दे नीड टू सेपरेट राइट फ्रॉम रॉन्ग, दे नीड टू सेपरेट गुड फ्रॉम बैड एंड रियल वर्सेस फेक। यानी सोशल मीडिया में हंगामा हो रहा है तो वो चीज़ सही ही है, और वहाँ लोगों को खुश करने के लिए मैं कोई फैसला सुनाऊँ, ये जज की मतलब होनी नहीं चाहिए प्रायोरिटी। हाँ, तो ये सब किधर लिखना है, एथिक्स के साथ आप जोड़ सकते हैं। फिर जुडिशियल एक्टिविज़म, न्यायिक अति सतर्कता वगैरह, उसके साथ भी जोड़ के आपकी जज ने कैसे अपना आचरण करना चाहिए आप लिख सकते हैं। इसके साथ जुड़े कोई मुद्दे आपको याद आ रहे हैं? बीच में कुछ कहा था इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की थी कोरोना के दौरान क्यों चुनाव किए गए वगैरह, और मौत लोगों को दी और ऐसा कुछ अपराध, वो एक मसला चला था। ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में भी कुछ बार ऐसे बयान दिए गए थे कि जो मतलब सो यू नीड टू कनेक्ट एंड थिंक ग्रेटर पिक्चर कि मतलब जज का आचरण कैसा होना चाहिए। ऐसे मीडिया ट्रायल की बात करें तो मीडिया ट्रायल में आप पाएंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 2020 में ये पाया, आर्टिकल 21 में वो सब राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अब राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के साथ है राइट टू प्राइवेसी, निजता। तो जब तक आप पर आरोप लगा लेकिन वो सिद्ध नहीं हो जाता, लेकिन आपका फोटोग्राफ पूरा दिन टीवी और सोशल मीडिया में चलाते रहो, तो आप तो बदनाम हो ही रहे हैं। और ऐसे केस में ऐसे जो सोशल मीडिया ट्रायल शुरू हो जाते हैं, कई बार व्यक्ति उसमें कन्विक्टेड भी हो जाता है। मतलब मीडिया ट्रायल के हिसाब से माने तो रिया चक्रवर्ती ने ही सब सुशांत सिंह राजपूत केस में करवाया, लेकिन बाद में ये भी तो हो सकता है कि असल में पुलिस और जज जब केस की असल सुनवाई हो तो पता चले वो व्यक्ति निर्दोष हो। सो पीपल कैन नॉट बी कन्विक्टेड इन द नॉइजी टेलीविजन स्टूडियोज़। और ये जो पुलिस आजकल करती है
कि विक्टिम कौन है और सस्पेक्ट कौन है, उनके सब नाम, फोटोग्राफ पुलिस जानबूझकर या अनजाने में या गलती से इधर उधर लीक कर देती है और व्हाट्सएप और फेसबुक और हर जगह पहुंच जाता है। तो हालांकि ये बात सही है कि लोगों को जानकारी का अधिकार है, दे ऑल्सो नीड टू नो द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट प्रोड्यूसिंग द सस्पेक्ट एंड विक्टिम बिफोर मीडिया, ऐसा मतलब कहीं कानून में लिखा नहीं है और पुलिस ने ऐसा करना नहीं चाहिए। मतलब जब तक केस ख़त्म नहीं हो जाता, ये कौन विक्टिम कौन सस्पेक्ट, वो सब बहुत ज़्यादा मीडिया में उसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। जुडिशरी में इन्हीं के साथ जुड़ा एक मुद्दा, इंटरनेट आफ्टर लाइफ एंड राइट टू बी फॉरगॉटन। एसोसिएटेड प्रेस, ये अमेरिका की एक न्यूज़ एजेंसी है। उनका काम ये है कि अपने पत्रकारों से वो सारा न्यूज़ बटोरेगी और फिर अलग अलग वेबसाइट और न्यूज़पेपर्स को वो सप्लाई करेगी। क्योंकि समझिए कोई एक देश में रहता है तो उसके पास इतने तो रिपोर्टर नहीं होंगे कि वो हर छोटे गांव शहर में अपना रिपोर्टर भेज सके, तो ये लोग न्यूज़ एग्रीगेट करके अलग अलग जगह भिजवाते हैं। हाँ, तो इन लोगों ने ये कहा है कि कई बार ये होता है कि जो पकड़ा जाता है संदिग्ध व्यक्ति, सस्पेक्ट, वो निर्दोष होता है और कोर्ट में बाइज्जत बरी हो जाता है। लेकिन अभी कोई छोटा अपराध हो कि मान लीजिए कार का एक्सीडेंट हुआ या मोबाइल चोरी हो गया, बाद में जिसको पकड़ा पता चला वो तो निर्दोष था, लेकिन पत्रकार शुरू में उसका फ़ोटो डाल दे लेकिन बाद में फॉलोअप नहीं करे कि असल में मामला क्या था, तो परिणाम स्वरूप वो आदमी का नाम, फ़ोटो वेबसाइट में आ जाता है कि इसने मोबाइल चुराया था। असल में वो बाद में केस में छूट भी जाए, लेकिन ये लोग इंटरनेट पे आर्टिकल अपडेट नहीं करेंगे कि ये आदमी को छोड़ दिया गया। तो संदिग्ध आरोपी के रूप में आपका नाम हमेशा रहता है और गूगल सर्च में कोई भी आपका नाम टाइप करे आपको ढूंढ लेगा। तो फिर आप नौकरी, रोज़गार, शादी की तलाश में जाओ, लोग बहिष्कृत कर देंगे। It remains in the Google search and web afterlife forever, then even innocent person finds difficulty getting job and marriage whenever other party उसका रिवर्स सर्च करे, ढूंढो इसके खिलाफ क्या चल रहा है। तो अब से एसोसिएटेड प्रेस ने ये कहा है कि हम छोटे अपराधों में कौन सस्पेक्ट है उसका नाम, फोटोग्राफ न्यूज़ आर्टिकल में नहीं डालेंगे। ऐसा ही एक पैरेलल मुद्दा यूरोप में चल रहा है कि राइट टू बी फॉरगॉटन, मतलब आप फेसबुक को कहें मेरे सारे फ़ोटो डिलीट कर दो और गूगल सर्च में नहीं दिखने चाहिए वगैरह। पॉलिटी में ही हम जानते हैं लोकल बॉडीज़, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज़। तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सिटी कौन सा है? मुंबई नहीं है भाई, अब से पुणे है। वो इसलिए कि पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का विस्तार कितना होगा, उसमें 23 अलग अलग गाँव को भी जोड़ दिया गया। तो अब पुणे पहले से ज़्यादा विशाल हो गया जब हम म्यूनिसिपल सिटी लिमिट की बात करें। सो लार्जेस्ट सिटी ऑफ महाराष्ट्र इज़ पुणे। मित्रों, पॉलिटी और जुडिशरी में ही सेंसरशिप, उसके लिए सिनेमेटोग्राफ एक्ट और उसमें कुछ संशोधन। तो एक तो वो जो सेंसर बोर्ड, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड था, उसके ऊपर एक ट्रिब्यूनल था, वहाँ पर जा सकते थे, लेकिन फिर सरकार ने उसको हटा दिया। अभी एक और संशोधन की बात हो रही है, वन मोर अमेंडमेंट इज़ प्लान्ड, जिसमें बात यह है कि सेंसर बोर्ड अगर कोई मूवी क्लियर भी कर दे तो यूनियन गवर्नमेंट उसको वापस री एग्जामाइन कर सके। सरकार भले किसी सेंसर बोर्ड किसी फिल्म को अनुमति दे भी दे, तब भी सरकार उसकी पुनः समीक्षा कर सकते, मतलब वापस उसको रोक दिया जाए, ये वाला सीन डिलीट करो, ये डायलॉग डिलीट करो, या ये सर्टिफिकेट जो यू था उसकी जगह एडल्ट ओनली ऐसा कर दिया जाए। तो इसमें बस इसी के कॉलम चल रहे हैं घिसे पीटे, आलोचकों को डर लगता है। अब वो संयमित भाषा में लिखते हैं, कुल मिलाकर आसानी से समझ में आते। एक लाइन में बोलना हो तो क्या कि भाई अनुराग कश्यप जैसे एंटी बीजेपी फिल्म मेकर की मूवी अमित शाह डिलीट करवा देंगे, ऐसा बोल के डेली 500 कॉलम लिखे जा रहे हैं। एक तो ड्राफ्ट स्टेज में अभी होना ये सब बाकी है, इतना सारा दिमाग खर्च करने का फ़ायदा कम ही दिखता है। खैर इसी ड्राफ्ट में एक और भी बात चल रही है, जो अलग अलग फ़िल्म सर्टिफिकेट कैटेगरी होती है। एक तो यू, मतलब छोटे बच्चे, बूढ़े सभी लोग देख सकते हैं। फिर होता है यू ए, मतलब पेरेंट के साथ बच्चों को देख सकते हैं। फिर होते हैं ए, मतलब सिर्फ एडल्ट देख सकते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट कैटेगरी है उसको बदल के कुछ नए कैटेगरी बनाएंगे कि UA 7+, 13+, 16+। तो वो भी प्रपोजल स्टेज में जब होगा तो हम देखेंगे। तो ये हमने देख लिया पॉलिटी में जून वीक 4 में काम की चीज़ें क्या थी। अभी हम चलते हैं IR डिफेंस में क्या क्या जानने लायक है। वैसे तो कम ही चीज़ें हैं। टेरर फाइनेंस, तो उसके लिए आप जानते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नाम की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी ब्लैक लिस्ट होती है जैसे ईरान, नॉर्थ कोरिया है, और फिर होती है ग्रे लिस्ट जैसे पाकिस्तान है,
तो उसमें मतलब क्या होता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस के साथ जुड़े हुए देश हैं। तो अगर कोई देश का नाम ये ग्रे लिस्ट में आ जाए तो वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर आने से बचेंगे, क्योंकि यूरोप में और अमेरिका में इसके खिलाफ फिर कानून होते हैं कि FATF ग्रे लिस्ट में, वो उस देश में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते वगैरह। तो पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में है और उनके फॉरेन कोई मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा कि हमारी ये जो नई पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान वाली तहरीक इंसाफ आई, उससे पहले ही वो जो भी थे पहले मुशर्रफ और नवाज शरीफ, उनके टाइम से ही टेरर फंडिंग चल रहा था, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया, इसलिए हम लोग ग्रे लिस्ट में हैं। सो इन अदर वर्ड्स दे आर एडमिटिंग कि हाँ मतलब ये आतंक वित्त पोषण हो रहा था, ऐसा देश के मंत्री ने खुद माना है। फिर इंटरनेशनल रिलेशन में सॉफ्ट पावर, नरम कूटनीतिक शक्ति क्या होती है? आप दूसरे देशों को मना ले अपनी बात के लिए विदाउट यूजिंग मिलिट्री फोर्स, सैन्य शक्ति नहीं, जैसा रशिया ने यूक्रेन से क्रीमिया हड़प कर लिया, ऐसा ना करें आप। इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं, जैसे ही अमेरिका और यूरोप बार बार ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मनाही होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मनाही होगी, ऐसा भी ना किया जाए। वो सब तो हार्ड पावर हुए, ऐसा किए बिना अगर आप अचीव करें, दूसरे देशों को अपनी बात में मनवा लें, दैट इज़ सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर कैसे हासिल कर सकते हैं? फिल्मों द्वारा, स्पोर्ट्स द्वारा, पीपल टू पीपल कनेक्ट, कल्चरल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के जरिए आप दूसरे देशों में कि भारत महान है, भारत हमारा मित्र है या चीन हमारा मित्र है, ये सब किया जाए। कोई इंटरनेशनल मतलब रिपोर्ट आया जिसमें ये पाया गया कि चीन का सॉफ्ट पावर भारत से बहुत ज़्यादा है, तो सामने काउंटर कॉलम लिखे जा रहे हैं कि नहीं भारत का सॉफ्ट पावर ज़्यादा है वगैरह। खैर कोई हार्डकोर मुद्दे उसमें से निकल के नहीं आए, तो ये 2 लाइनें थी। इसी सॉफ्ट पावर को आगे बढ़ाते हुए पार्टी टू पार्टी डिप्लोमेसी, सरकार से सरकार की डिप्लोमेसी तो समझ में आती है कि चीन और भारत सरकार मंत्रणा करे। पार्टी टू पार्टी डिप्लोमेसी मतलब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भारत में BJP को, कांग्रेस को, उन सब के साथ कुछ मंत्रणा करे। कर सकते हैं क्या? हाँ वो करते हैं। ऐसे वो लेटर, एग्रीमेंट, पैम्फलेट 140 से ज़्यादा देशों में 400 पॉलिटिकल पार्टी को भेजते हैं। कुल मिलाकर उन सब लेटर, पैम्फलेट, कैंपेनिंग का मुद्दा क्या होता है? चीन की ये कम्युनिस्ट पार्टी बाकी देशों को बताती है, उनके पॉलिटिकल ग्रुप्स को, कि कैसे चाइना का मॉडल महान है, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी वो ख़राब नहीं है, वेस्टर्न मीडिया हमको बदनाम कर रहा है वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ पहले भी एक कॉलम आया था, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं चीन में जो कि विदेशों में पॉलिटिशियन, खासकर ऑपोजिशन पार्टी लीडर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम टाइप के लोग, उनको वो पैसा भी खिलाते हैं कि आप प्रो चाइना नैरेटिव बनाइए कि चाइना मॉडल कितना महान है और उसे अडेप्ट करना चाहिए। तो ये सब क्या सॉफ्ट पावर बनाने की कोशिश है। बस इसी पर ढेर सारे मतलब कॉलम आते रहे और ये चीन को कुछ 50 साल पूरे हुए वगैरह की बातें। खैर वो जुलाई में जो अपडेट्स होंगे उसमें हम देखेंगे। समिट्स का ही नाम लिए तो G20 समिट 2021 में इटाली में होगी, 22 में इंडिया में होगी। उसके मेंबर का लिस्ट दिया है। मेरे ख्याल से एक बार MCQ भी ऐसा कुछ पूछा था, विच आर द मेंबर्स। खैर नया तो कुछ नहीं, लेकिन बार बार देखते रहेंगे तो आपको पुनरावर्तन से याद रखने में सुविधा होती। फिर ऐसे ही सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस, सोमालिया, रवांडा वगैरह में जो सिविल वॉर, गृह युद्ध चल रहे हैं, तो शांति सेना भेजी जाती है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। खासकर भारत बहुत ज़्यादा सोल्जर्स इसमें भेजता है, लेकिन ये सब का भी सैलरी, फंडिंग के लिए पैसा चाहिए। कोरोना के चलते अलग अलग देशों में वित्तीय कठिनाइयाँ हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, तो UN पीस कीपिंग मिशन के लिए जितना बजट देना है $6 बिलियन चाहिए। तो वो सब मेंबर नेशंस आर, उसमें कंसेंसस नहीं बन रहा है, और ये अमेरिका और रशिया और उनकी अपनी टकराव सब चलती रहती है। तो ये भी मतलब व्हाट आर द चैलेंजेस टू यूनाइटेड नेशन सिस्टम, ऐसा कुछ मेंस इंटरव्यू में पूछा जाए तो क्या क्या चैलेंज है? प्रोटेक्शनिज्म, एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं, WTO की बात नहीं मानते हैं। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके अंदर भी कुछ नए देशों को मतलब अनुमति मिलनी चाहिए, मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप होनी चाहिए, मिल नहीं पाती है। इजराइल के साथ सब जुड़े रेजोल्यूशन अननेसेसरीली, उसमें पूरा वक्त बर्बाद होता है। गरीब कल्याण के लिए जो करना चाहिए UN इतना काम कर नहीं रहा है। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है UN के जहाँ पर अमेरिका ने पैसा देना बंद कर दिया है, वगैरह वगैरह। आप लंबी चौड़ी लिस्ट बनाएंगे तो उसमें अब आपके पास एक और मुद्दा है, दिस इज़ ऑल्सो अ चैलेंज टू द UN सिस्टम, कि जहाँ पर
पीस कीपिंग फोर्स को चलाने के लिए उनके पास पैसा कम है। तो ये हमने देखा पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इसके बाद वाले सेशंस में देखेंगे साइंस में जाने लायक क्या था, एथिक्स में जाने लायक क्या था।